वेलकम बैक। टुडे 27 जून और आज मंडे के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली जो न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो सेम न्यूज़ वही ये तो फ्रंट पेज पे ये पहली न्यूज़ आई हुई है रिगार्डिंग दी महाराष्ट्र। हमने इसके रिगार्डिंगली रिलेट करके एक आर्टिकल हमने टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था एंटी डिफेक्शन, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया 52nd अमेंडमेंट 1985 में इसको इंट्रोड्यूस किया और 10th शेड्यूल में डाल दिया गया। अब आप लोगों ने एक चीज़ बतानी है यहाँ पे, जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट कि भाई कौन सी चीज़ अलाउड है ना। हमने पढ़ा था कि मर्जर अलाउड है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो इसको 3 से 4 बार हमने डिस्कस किया है रेगुलर न्यूज़पेपर में, आप देख सकते हैं। मर्जर अलाउड है जी, मर्जर अलाउड है। और कितना मर्जर अलाउड है? सपोज़ करके चलते हैं कि अगर एक इंसान एक पार्टी से इलेक्ट हुआ था, दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, वो तो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इसके अंडर। लेकिन अगर अपने आप को बचाना है और दूसरी पार्टी में जाना है आपने, तो क्या चीज़ अलाउड है वो चीज़ आपने यहाँ पे बतानी है कमेंट सेक्शन में। नंबर 2 जो आज की न्यूज़ है, इट इज़ रिगार्डिंग दी बाईपोल्स बाई इलेक्शंस। जो बाईपोल्स या फिर बाई इलेक्शंस हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर लिखे हुए हैं। इसके कुछ सेक्शंस हैं जिसके अंडर बाईपोल्स या फिर बाई इलेक्शंस के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सीट खाली होती है उसके 6 मंथ्स के बीच में, 6 मंथ्स के अंदर जो बाई इलेक्शन है उस सीट के लिए हो जाने चाहिए। ठीक है जी। तो बाई इलेक्शन होते कब हैं? जब नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं उसके दौरान अगर कोई बंदा वहाँ पे इलेक्ट हुआ, एमपी बना या फिर एमएलए बना, उसकी डेथ होगी या फिर उसने वैसी सीट वेकेंट कर दी या फिर उसकी जो इलेक्शन हुई थी उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, इस तरह की चीज़ों को लेकर हम क्या बोलते हैं कि भाई ये जो सीट है वो खाली हो गई है, अब यहाँ पे बाई इलेक्शंस हो जाने चाहिए। और सीट खाली होने के 6 महीने के अंदर वो बाई इलेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी। नंबर 3 अगर हम यहाँ पे न्यूज़ की बात करें, दिस इज़ रिगार्डिंग GS2, रशिया स्ट्राइक्स कीव एज G7 समिट ओपन्स। तो यहाँ पे अगर हमने बात की है, वैसे भी हमने G7 समिट के बारे में पहले भी देखा था कि G7 होता क्या है, हमने ये भी देखा था। तो आपका सेकंड आज का जो क्वेश्चन है वो ये बन जाता है, जो G7 है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि G7 का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अगर मैं G7 की बात करूं तो यहाँ पे जापान, इटली, US, कनाडा, फ्रांस, UK और जर्मनी इसके पार्ट हैं। अगर हम G8 की बात करें तो इसमें रशिया आता था पहले, तो इसमें G8 पहले होता था, लेकिन आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया इसको यहाँ से निकाल दिया जाता है। अगर हम G20 की बात करें तो इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ G20। और हमारी नेबरिंग कंट्री से अगर मैं बात करूं सो चाइना इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ G20 बट नॉट द G7। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो जैसे ही G7 का समिट ओपन होता है, यहाँ पे जो रशिया है उसने स्ट्राइक करता है किस पे, कीव पे। काफ़ी टाइम से उसने रोका हुआ था लेकिन मेजर ब्लास्ट किए गए हैं दोबारा से कीव में। तो ये एक सोचने वाली बात है कि किस तरह से इसको रोका जाना चाहिए, हर एक कंट्री को सोचना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, दिस इज़ ऑल्सो रिगार्डिंग द इंटरनेशनल इवेंट्स एज वेल एज सो इट विल बी द पार्ट ऑफ GS2 but it will be the part of GS3 also, security. So security at the international level and at the internal level. यहाँ पे जो चाइना है उसने अपनी जो फायर पावर है उसको अपग्रेड किया है कहाँ पे, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वास्टली एक्सपेंडेड ट्रूप्स को वहाँ पे लेकर आया है। जो नई टेक्नोलॉजीज़ है, मॉडर्न वेपन्स हैं, वो इस चीज़ को वहाँ पे लेकर आ रहा है। तो इस केस में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हो जाती है वो हमारी लोकेशन हो जाती है। लोकेशन में आपको सबसे पहले मैं बता दूं, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, इधर वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं POK। ठीक है, दिस पार्ट इज़ नथिंग बट POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इसको हम अपना पार्ट मानते हैं, ऑब्वियसली कभी ना कभी तो लेंगे, ये चीज़ हम यहाँ पर बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है जी, ये हमारे पास है, दिस इज़ नथिंग बट दी साइचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये साइचिन ग्लेशियर है। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर हो गया, सारा का सारा ये वाला जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये वाला जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये लेह हो गया, ये लद्दाख हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लोकेशन की, तो ये जो LOC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसको हमने सेट किया हुआ है विद दी शिमला एग्रीमेंट। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट। और हमें पता है कि इन्होंने यहाँ से इधर नहीं जाना, वहाँ इलीगली जैसे मर्जी करते रहो, लेकिन हमने यहाँ पे ये चीज़ बोली हुई है। लेकिन दिस इज़ नॉट इन द केस ऑफ LAC और विद दी चाइना। ये जो चाइना ने अक्साई चीन पे कब्जा करके रखा हुआ है,
ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी जिसका नाम है LAC। लेकिन LAC को ड्रॉ करने के लिए नो एग्रीमेंट प्लेस्ड, ठीक है, कोई भी कभी भी एग्रीमेंट नहीं हुआ। एंड दैट्स वाई जो चाइना है वो कभी इधर आ जाता है, जो इंडिया वाले वो उधर चले जाते हैं, क्योंकि जो लाइन है वो डिफाइंड नहीं है, कोई एग्रीमेंट से नहीं हुई। इसको और अगर हम डिटेल में देखते हैं तो आपको यहाँ पे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी पूछा गया था रिगार्डिंग दी गिलगिट बाल्टिस्तान, तो उसमें आपने ध्यान देना है यहाँ पे, दिस इज़ जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज़ लद्दाख, दिस इज़ दी अक्साई चीन एरिया, नाउ दिस इज़ दिपसिंगला, यहाँ पे आपका आ जाता है काराकोरम पास, नाउ दिस इज़ नथिंग बट दी साइचिन ग्लेशियर। फिर उसके बाद में यहाँ पे आता है तेराम शहर, ठीक है जी। और ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये जो वैली आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये पहले पाकिस्तान के पास थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया किसको, चाइना को। इन 1963 दे हैव गिफ्टेड दिस वैली टू दी चाइना। और ये जो वैली है इसका नाम है शक्शगम वैली, ठीक है, शक्शगम वैली। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं और जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे जोजिला पास है, दिस इज़ द एरिया ऑफ कारगिल। यहाँ पे अगर हम देखें ले में, ठीक है, ये हो गया लद्दाख। ले के ऊपर अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमारी वैली आती है जिसका नाम है वेरी पॉपुलर वैली, नुब्रा वैली, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ों के बारे में आपने ध्यान देना है, इस एक अच्छे वे से देखना है। सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं LAC और LOC के बारे में। यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, दिस इज़ बाल्टिस्तान, दिस इज़ दी गिलगिट एरिया। तो आपने ये जो सारी लोकेशंस है इसको याद रखना है, और ये आप यहाँ पे इसके जो स्क्रीनशॉट है वो भी यहाँ पे ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज अपने न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट है और जो हमने पढ़नी है, दिस इज़ रिगार्डिंग दी री राइटिंग ओल्ड हिस्ट्री फॉर अ न्यू इंडिया। यहाँ पे सबसे पहली न्यूज़ तो यही है, कीप द प्रेशर, इंडिया मस्ट सीक दी एक्स्ट्रेडिशन ऑफ साजिद मिर फॉर हिज रोल इन मुंबई अटैक। यहाँ पे पता चला है कि एक साजिद मिर जो नाम का इंसान है, साजिद माजिद मिर, वन ऑफ द मैन हु प्लान्ड दी मुंबई 26/11 अटैक्स, हम उसको यहाँ पे इंडिया में लाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फोकस इस पे प्रेशर को डालने की बात की जा रही है। नंबर 2 यहाँ पे जो आज का एडिटोरियल है जो कि इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ रिगार्डिंग दी एजुकेशन NCERTs, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले पैराग्राफ में यहाँ पे बोला गया है कि कुछ चीज़ें हैं जो चेंज करने के लिए स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में बोल दिए गया है, कुछ चीज़ें हैं जिसको बोल दिया गया है डिलीट कर दो। इसका जो एम है वो अगर हम बात करते हैं, रिड्यूस करना है हमने लोड को ऑन दी स्कूल स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली बोला गया है कि जो हिस्ट्री की कुछ बुक्स हैं उसमें से जो डेटा है, जो उसमें से फैक्ट्स हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं, उसको जो हमने है वो चेंज करना है। सो दिस इज़ नथिंग बट दी आइडियोलॉजिकल शिफ्ट इन दी हिस्ट्री टीचिंग एट दी स्कूल लेवल। अगर हम यहाँ पे बात करें तो NCERT ने भी अपना जो सर्कुलर करिकुलम है यहाँ पे, या फिर ये सर्कुलर है, करिकुलर है, उसको भी लॉन्च किया है, एक फ्रेमवर्क बना के दिया है कि जो सिलेबस है उसमें से कौन सी चीज़ को रखना है और कौन सी चीज़ को हटाना है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो NCERT है, ठीक है, एंड द पब्लिक स्टेटमेंट बाय द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट, वो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स के साथ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सो जो रियल स्टोरी ऑफ इंडिया है, इट आर्ग्यू लाइज इन दी एंशिएंट पीरियड। वो बोलते कि जो रियल स्टोरी है इंडिया की वो अपने एंशिएंट पीरियड में है, जहाँ पे हिंदू पास्ट की बात की जा रही है, जहाँ पे ग्लोरियस हिंदू पास्ट की बात की जा रही है, ना कि मेडिवल हिस्ट्री में जहाँ पे इन्वेजन्स की बात होती है, जहाँ पे बारबेरिक नेचर की बात होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो हिस्ट्री है वो फोकस करती है हॉर्सेस पे, किंग्स पे, रूलर्स, आर्मीज, ठीक है जी। और हिस्ट्री राइटिंग हैज़ लॉन्ग मूव्ड बियॉन्ड द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। So however the suggest changes look to enshrine this as the dominant perspective in the history textbooks। यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ कंसर्न क्या है? सबसे पहली चीज़, ये जो डिस्कशन स्पेशली इन दी टेबल रिपोर्ट सुजेस्ट यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज। यहाँ पे बोला गया है रिपोर्ट में कि ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे, जो कि वो कहते हैं एक वेलकम स्टेप है, जो कि बच्चों को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में ये चीज़ों को मतलब इंटरेस्टिंग वे से और भी ज़्यादा करेंगे बच्चे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो डिलीट कर दी जाएंगी, जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ द अकबर कोर्ट, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डिलीट कर दी जाएंगी। फोकस किया जाएगा संस्कृत टेक्स्ट सच एज रामायण, महाभारता, रजतारंगिरी इनटू द पर्शियन, अकबर इंगेजमेंट विद डाइवर्स सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इस तरह की चीज़ों की बोली जा रहा है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, अकबर की आर्मीज बिल्ट अ ग्रेंड, मतलब उन्होंने बोला कि बहुत ही ज़्यादा अकबर की आर्मीज़ ने यहाँ पे कश्मीर से लेकर डेक्कन तक चीज़ें बनाई, काबुल से बंगाल तक बनाई। फिर उसकी मिलिट्री के बारे में पता लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, रीजन्स के बारे में पता चलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर के बारे में पता चलता है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली फिर यहाँ से जाती हुई दिखाई देंगी, ये चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा। हाउएवर दिस सेंस ऑफ हिस्ट्री
As fluid, fractious and dynamic is lost when Akbar is presented only as an emperor who won the battles, not ये एडमिनिस्ट्रेशन ये वो सारा कुछ नहीं दिखाया जाएगा, उसकी सेकुलर नेचर ये वो कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई जाएगी, ये चीज़ बोली जा रही है। सो लार्ज नैरेटिव में अगर हम बात करते हैं, होम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था 2014 में कि न्यू इंडिया इज़ बीइंग क्राफ्टेड, और जो न्यू इंडिया है उसको न्यू हिस्ट्री चाहिए। हाउएवर दिस न्यू हिस्ट्री मेक्स विलन ऑफ सम ऑफ द कम्युनिटी एंड प्रिविलेज फ्रेगमेंटेड हिस्टोरिकल नैरेटिव विच इज सब्जेक्ट टू द डिमांड्स ऑफ द कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। ठीक है जी। सो 1947 में जब इंडिया वॉज एमर्जिंग, ठीक है, फ्रॉम द शेडोज ऑफ कॉलोनियलिज्म, इंडियन हिस्टोरियंस ने जो उनको एक क्वेश्चन दिया था, उन्होंने बोला कि भाई इस तरह की आप हिस्ट्री लिखो जो कि नेशन मेकिंग का काम करे। तो उस टाइम पे 1947 में 4 मंथ्स आफ्टर इंडिपेंडेंस जो मोहम्मद हबीब है, उन्होंने हिस्टोरियंस को बोला था कि इस तरह की आपने मतलब न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए हिस्ट्रीज जो है वो क्रिएट करनी जो कि नेशनल कम्युनिटी को जन्म दे, मतलब जो विच रोज अबव ऑल द डिफरेंसेस ऑफ कम्युनिटी कास्ट वेयर सिटीजन्स आर सब्जेक्ट टू द नेशनल लॉज। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोली जाती है। सो जो स्टोरीज़ है इंडिया के पास्ट की वो कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स है, इट इज़ अनजस्ट फिट टू सिंपल अकाउंट्स ऑफ गोल्डन एंड डार्क एजेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलना कि ये डार्क एज थी, ये गोल्डन एज थी, ये भी एक चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग दी दिल्ली तालिबान री अप्रोचमेंट। इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ, जो हमने लास्ट न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है वही चीज़ बोली हुई है कि जो इंडिया है, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी जो बच्चे नहीं देख रहे हैं, कि जो इंडिया है वो क्या कर रहा है, अब अफ़गानिस्तान में अपना जो बेसिस हैं या फिर जो चीज़ें हैं वो क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो उनको कोशिश करने में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ रही हैं कि दोबारा से वहाँ पे एक तो हमने एम्बेसी ओपन करने की बात की है, फिर नंबर 2 हम एड देना जा रहे हैं वहाँ पे, और जो तालिबान है वहाँ पे एड मांग भी रहा है क्योंकि आफ्टर दी अर्थक्वेक वहाँ पे जो कंडीशन है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं रही। तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ में टाई अप करना भी हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, चाइना, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। मोर ओवर जो रूट है हमारा वो भी बंद हो गया था ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान में टाइज़ के बाद में, और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जैसे रिसोर्सेज है या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं, और पहले से इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उन चीज़ों को देखते हुए जो चीज़ है दोबारा से करते हुए हम दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें, रीग्रेसिव एंड इनह्यूमेन, ये क्या चीज़ है? यहाँ पे जो रो वर्सेस वादे केस था, जिस केस में उन्होंने बोला था कि जो अबॉर्शन है वो एक राइट है वेमेन का, और वो जो अबॉर्शन है वो करवा सकती है वेमेन, लेकिन अभी रिसेंट केस में उसको ओवरटर्न कर दिया गया, जो कि रो वर्सेस वादे केस था। ठीक है, जिसमें बोला गया था कि राइट टू अबॉर्शन इज़ अ राइट ऑफ द वेमेन, यहाँ पे उसको ओवरटर्न किया। तो ये जो चीज़ है रीग्रेसिव और इनह्यूमन है, ये चीज़ बोली जा रही है, जो कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने की है। मे बी जो बिडेन गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि हम इसको चेंज करने की दोबारा से कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं या एडिटोरियल की हम बात करते हैं, ये एमएसएमईज़ को लेकर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा GS3 का पार्ट है, ब्रिंगिंग एमएसएमईज़ इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन। यहाँ पे एक चीज़ बोली जा रही है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि उन्होंने बोला कि जो ग्रोथ और अचीवमेंट है लार्ज बिजनेस की इंडिया में वो एक अटेंशन लेती है, लेकिन जो एमएसएमईज़ हैं ये एक्चुअली अकाउंट फॉर दी अबाउट 99% ऑफ द बिजनेस। जो एमएसएमईज़ हैं वो एक लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया में, ठीक है, एग्रीकल्चर के बाद में, और एम्प्लॉइंग अपना अप्रॉक्सीमेटली 11.1 करोड़ पीपल, मतलब 45% ऑफ ऑल वर्कर्स आर इन दी एमएसएमईज़। सो ये अगर हम बात करें, ये प्राइवेटली ओन्ड है और लेस देन 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी और टर्नओवर जिसकी बिलो रहती है 250 करोड़ में। सो ये बैकबोन है इंडियन इकॉनमी की, हम ये बात बोलते हैं। लेकिन जो डिसरप्शन की पेंडेमिक ने एमएसएमई सेक्टर में, और उससे पहले अगर हम बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन ने, और फर्दर इसको एग्जैजरेट किया जीएसटी ने फॉर द एमएसएमई सेक्टर, तो उसमें जो कंडीशन है वो एमएसएमईज़ की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्मॉल साइज़, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है जी, जो मतलब उनका जो चीज़ें थी, और उसके बाद में अभी रीन्यूड वॉर हो गया, सप्लाई शॉक्स हो गए, फूड एंड फर्टिलाइजर्स की प्रॉब्लम होगी, या फिर प्राइस का राइज होना, ये एक ग्रेटेस्ट लेवल के डिस्ट्रप्शन यहाँ पे मतलब प्रोड्यूस करती या फिर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो इंडिया है वो फेस करता है एक यूनिक मूवमेंट इन दी हिस्ट्री, जहाँ पे पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ ट्रमेंडस प्रोपोर्शंस है, मतलब जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब जो यूथ है, जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, लेकिन ये तभी मार्केट में काम कर पाएगी या फिर चीज़ कर पाएगी, जॉब से तभी मिल पाएंगी जब हम एमएसएमई सेक्टर या फिर और सेक्टर्स पे फोकस करेंगे एक अच्छे वे से। सो अगर हम मीटिंग स्टैंडर्ड्स की यहाँ पे बात करें, कुछ जो एमएसएमईज़ है वो ऑपरेट करती है एट दी हाईएस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, लेकिन कुछ के जो वो इन्वायरमेंट हो गया या प्रोडक्टिविटी हो गया या फिर वो लो स्टैंडर्ड्स पे काम करती हैं।
तो यहाँ पे जो और डिग्री ऑफ जो इनफॉर्मेलिटी है, ठीक है, इनफॉर्मेलिटी का मतलब कि जो लेबर क्लास है या फिर कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर नहीं है वहाँ पे। कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बना के कि भैया आपके साथ इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 4 साल का, 5 साल का, कि आप हमारे पास काम करोगे, आपकी उतनी इतनी छुट्टियां होंगी, आपके इतने वर्किंग आवर्स होंगे, वो सारा लिखा होता है उस कॉन्ट्रैक्ट पे। सिर्फ ये नहीं होता कि भाई ये चीज़ यहाँ पे कि भी इतने साल काम करना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ना कि एक पेज होना चाहिए। तो अगर हम उसके बाद में बात करते हैं तो ये फॉर्मल एमएसएमई सेक्टर सपोर्ट हो गया, ठीक है। फाइनेंसिंग नोर पार्टिसिपेट इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स दैट रिक्वायर फुल कंप्लायंस विद ऑल एप्लीकेबल रेगुलेशंस। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, इन्होंने राइटली आइडेंटिफाई किया एमएसएमई इकोसिस्टम को एज आत्मनिर्भर भारत के अंदर रखा। मेक इन इंडिया कैंपेन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ स्कीम्स है जैसे कि पीएलआई स्कीम्स होगी, फिर उसके बाद में जीरो डिफेक्ट जो स्कीम होगी। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम करती जा रही है। मोर ओवर इन चीज़ों को देखते हुए कि भी ये जो इनफॉर्मेलिटी को देखते हुए या फिर वर्कर्स के राइट्स नहीं है या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसको देखते हुए जो एजेंसीज है जैसे यूएनआईडी हो गया, आईएलओ हो गया, यूएनडीपी हो गया, यूएन वीमेन हो गया, आईएफएडी हो गया, ये वर्क कर रही है एमएसएमईज के साथ में टू नेविगेट अ रैपिडली चेंज पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक लैंडस्केप्स। सो फर्स्टली यहाँ पे जो चीज़ है वो डिजिटाइजेशन करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डिजिटल टेक्नोलॉजी का, और सच एज बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वर्चुअल रियलिटी इन बिजनेस प्रोसेस ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्री 4.0, ठीक है। फिर नंबर 2 अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं यहाँ पे मतलब जो किए जा रहे हैं डिजिटाइजेशन स्कीम्स को लेकर, जैसे सक्षम हो गया, उद्यम हो गया, श्रम हो गया, एनसीएस हो गया, आत्मनिर्भर, स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम कर रहे हैं। अगर हम इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखें, सो ग्रीनिंग जो है वो रिड्यूस करती है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एमएसएमई ऑपरेशन एंड फोस्टर्स क्लीन टेक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू एक्सेलरेट द ट्रांजिशन इनटू सर्कुलर एंड लो कार्बन इकोनॉमी। सो जो एनर्जी एफिशिएंसीज हैं वो प्रोवाइड करती है अ केस इन पॉइंट एज बिजनेस एंड क्लाइमेट बेनिफिट्स गो हैंड इन हैंड। और थर्डली यहाँ पे अगर इंक्रीज करना है रेजिलियंस ऑफ सप्लाई इन रिस्पॉन्स टू रिसेंट शॉक्स, प्रोडक्शन लोकेशन फॉर ग्लोबल वैल्यू चेन्स आर इंक्रीजिंगली शिफ्टिंग एंड डिवर्सिफाइंग अक्रॉस कंट्रीज एंड रीजन्स। जॉब क्रिएशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है वो क्रिएट कर रहा है अपॉर्चुनिटीज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए माइक्रो एंटरप्राइजेज विद ओवर 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेज असिस्टेड इन बिकमिंग इकोनॉमिकली वायबल। सो सिमिलरली आईएलओ टुगेदर विद द फिकी, ठीक है, मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कमर्स एंड इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट्स in supporting MSMEs in creating and retaining jobs with over 150 MSMEs have improved productivity, aligned to international standards and integrated into the global supply chains। So ये जो चीज़ है आपने प्रॉपर वे में याद रखनी है। एक अच्छा एडिटोरियल यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे एक डेटा दिया गया है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स अंडर फिस्कल कॉन्स्टेंट्स, जो फिस्कल डेफिसिट जिन स्टेट्स का इंक्रीज़ हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अगर हम मान के चलते कि फिस्कल डेफिसिट किसका इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे एक तो डेट एज आ परसेंटेज ऑफ अपना ग्लोबल स्टेट जीडीपी हो गया, और यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट लिखा हुआ है। अगर डेट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे पंजाब आ रहा है, और अगर हम और की चीज़ों की बात करें यहाँ पे मुझे लगता है राजस्थान विल बी ऑन दी फर्स्ट सपोर्ट। तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो राजस्थान का सबसे ज़्यादा है, देन आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है जी। फिर आंध्र प्रदेश के बाद में मुझे लगता है यहाँ पे बिहार है, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, एमपी हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में मतलब देखना चाहिए सरकार को, जो स्टेट गवर्नमेंट है, कि किस तरह से उनका फिस्कल डेफिसिट, उनका जो डेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे डेट ये ऊपर वाली साइड पे तो पंजाब आपको लग रहा होगा, और ये जो फिस्कल डेफिसिट है इधर वाली साइड पे, इन दिस साइड, तो यहाँ पे जो है राजस्थान। सो ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ में देखना चाहिए। सो पुअर कैपिटल आउटले की अगर हम बात करें कि किस तरह से जो कैपिटल उनके पास इकट्ठी होती भी है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल आउटले है ना, वो भी कितनी पुअर कौन कर रहा है। तो इसमें भी जो चीज़ है यहाँ पे एक्सपेंडिचर को अगर हम पुअरली, हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन पुअर स्पेंडिंग क्वालिटी, मतलब कि अगर आपके पास पैसे कमा रहे हो और आप अपना ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, तो उसमें भी अगर हम देखा जाए तो पंजाब पहले नंबर पे आ रहा है। तो ये जो कुछ स्टेट्स हैं इसको थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए किस तरह से जो चीज़ें उसको कंट्रोल में लाना है। नंबर 2 नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है, नॉट नंबर 2, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत अच्छे वे से यहाँ पे
उन्होंने पूरा का पूरा जो हमारे यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है इस न्यूज़ में। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, इन अ सिग्निफिकेंट स्टेप बैकवर्ड्स फॉर वीमेंस राइट इन द यूएस, द सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्ड द लैंडमार्क रो वर्सेस वाडे जजमेंट ऑफ 1973। तो ये 24 to 28 वीक का जो मार्क था, हमने ऊपर भी पढ़ा, मैंने ऊपर भी आपको बताया कि उसको बंद कर दिया। लेकिन इंडिया में किस तरह के लॉज हैं, जब ना यहाँ पे एक 1960s में क्या हो रहा था, अबॉर्शंस बहुत ज़्यादा हो रही थी। और अबॉर्शंस कौन सी हो रही थी, इलीगल अबॉर्शंस हो रही थी, और जिसकी वजह से जो जो मैटरनल डेथ्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही थी। इन चीज़ों को देखते हुए कमेटी बनती है जिसका नाम था शांतिलाल शाह कमेटी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक एक्ट आता है जिसका नाम था MTP एक्ट ऑफ 1971। यहाँ पे ये एक्सेप्शन लेकर आता है IPC 312 और 313 में। 312 में लिखा हुआ था कि जो अगर कोई वॉलंटरली कॉजेज अ वीमेन विद चाइल्ड टू मिस कैरी, ठीक है, तो जानबूझ के अगर कोई पर्सन मिस कैरी करवाता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। 313 में भी सेम चीज़ लिखी हुई है कि पनिशमेंट दी जाएगी। अब जब हम MTP एक्ट है वो किस तरह से इवॉल्व होता है उसके बारे में भी बात करते हैं। जो MTP एक्ट है बिफोर 2001, ये 2003 में जब ये चीज़ था, एक मेडिसिन अलाउ की गई थी, न्यूली डिस्कवर्ड अबॉर्शन मेडिसिन मिसोप्रोस्टोल, जो कि मेडिकली टर्मिनेट करती थी प्रेगनेंसी अप टू 7 वीक्स इनटू इट, ठीक है, अप टू 7 वीक्स इनटू इट। बिफोर अमेंडमेंट टू द ओरिजिनल एक्ट वर इंट्रोड्यूस इन 2020, जो अमेंडमेंट है केम इनटू फोर्स इन सितंबर 2021, ठीक है। तो इस वाली चीज़ में हमें क्या पता चलता है, जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट है 2021 का, वहाँ पे जो अबॉर्शन है वो परमिटेड है आफ्टर मेडिकल ओपिनियन अंडर दी स्टिपुलेटेड सर्कमस्टांसेस। और जो 2021 वाला एक्ट है उसने जो जेस्टेशन पीरियड है उसको भी इंक्रीज़ किया। पहले 20 वीक्स था 1971 के एक्ट में, और अभी कितना हो गया, 24 वीक्स यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, अनदर मेजर अमेंडमेंट क्या है, MTP कुड नॉट बी एक्सेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ अ सिंगल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अप टू 20 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन एज। फ्रॉम 20 to 24 वीक्स जो अगर आपने करना है, मतलब 20 वीक तक तो एक बंदे की चाहिए, 24 वीक्स तक किसकी चाहिए, 2 बंदों की, मतलब 2 इंसान की। इन द प्रीवियस वर्जन 12 वीक तक प्रेगनेंसी 2 डॉक्टर की चाहिए थी, फिर 20 वीक्स तक तो ज़्यादा मतलब 12 वीक्स तक एक की चाहिए होती थी, और 2 डॉक्टर्स की 20 वीक्स तक। तो अभी वो जो चीज़ है उसको चेंज कर देगा। और क्या यहाँ पे चेंज किया गया है, यहाँ पे पूरा का पूरा दिया हुआ बड़े अच्छे वे से, इसी को आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपका जो एक्ट है वो तैयार हो जाएगा। उन्होंने यहाँ पे बोला जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है इज़ परमिटेड इफ़ इट इज़ बैक्ड बाय, ये परमिटेड है ये अगर बैक करती है, कुछ के रीजंस है। पहली चीज़, जो कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसकी जो लाइफ है उसको रिस्क में डाल देगी। इफ़ इट्स कंटिन्यूशन वुड रिजल्ट इन ग्रेव इंजरी टू द वुमेन्स फिजिकल और मेंटल हेल्थ। In case of substantial risk that if the child was born, it would suffer from the serious physical or mental abnormality. 24 वीक्स को टर्मिनेट करने के लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं। नंबर 1, इफ़ द विमेन इज़ आइदर अ सर्वाइवल ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और अ रेप और अ इंसेस्ट। नंबर 2, अगर माइनर है। नंबर 3, इफ़ हर मैरिटल स्टेटस हैज़ चेंज ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, आइदर विडोहुड और डाइवोर्स। If she has a major physical disabilities or is mentally ill on the grounds of fetal malformation, if the woman is humanitarian setting or disaster or emergency situation as declared by the government. So besides if the 24 वीक से भी अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो 4 मेंबर के मेडिकल बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। As set up in each state under the act gives permission to do so, right? और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जुडिशियल इंटरवेंशन कोई हुई है, यस, ठीक है। यहाँ पे 2017 का जो लैंडमार्क जजमेंट आई थी, उनको पता है कि अनकंडीशनल अबॉर्शन तो अवेलेबल नहीं है, डू नॉट परमिट, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग लॉज है कंडीशनल है यहाँ पे जो हमने बात की है। लेकिन केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दिस इज़ द अंडर द आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, और यहाँ पे एज वेल एज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक। सो व्हाट आर द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द अबॉर्शन लॉज, यहाँ पे बात की जा रही है। According to 2018 study in the Lancet, 15.6 million abortions were accessed every year in India as of 2015. जो MTP Act है requires abortion to be performed only by the doctors with specialization in the gynecology or the obstetrics. However, जो Ministry of Health and Family Welfare है वो रिपोर्ट करती है indicates that there is a 70% of shortage of the gynecologist in the rural India. ये क्रिटिसिज्म है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा कंक्लूजन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आज हमने डिस्कस करनी है, इट इज़ रिगार्डिंग दी VPN।
सो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन होता क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कई बार कुछ वेबसाइट्स हैं जो गवर्नमेंट क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। उन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए लोग वीपीएन का यूज़ करते हैं, जो कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो कि सर्वर को चेंज कर देता है, किसी और कंट्री के सर्वर से जोड़ देता है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है उसने नए रूल्स लेकर आई है। गवर्नमेंट ने बोला है यहाँ पे वीपीएन को लेकर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर्स को, कि उन्होंने रिकॉर्ड करना है और उन्होंने कस्टमर लॉग्स को रखना है फॉर दी 180 डेज। और उन्होंने ये बोला, इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड दीज फर्म्स टू कलेक्ट एंड स्टोर कस्टमर डेटा फॉर अप टू 5 ईयर्स। ठीक है, पहले तो उसको चीज़ को 180 डेज़ के लिए लॉग्स को आपने रखना है, फिर उसके बाद में 5 साल के लिए उसको स्टोर करना है। और कोई भी साइबर क्राइम होता है साथ के साथ में आपने सर्टेन को बताना है विद इन द 6 आवर्स ऑफ द क्राइम। यहाँ पे जो सर्फशार्क वीपीएन है उसने बोला कि इस तरह के जो रेडिकल एक्शन है वो इम्पैक्ट करेंगे मिलियंस ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया, जो कि काउंटर प्रोडक्टिव और डैमेज करेंगे आईटी सेक्टर ग्रोथ को इन दी कंट्री। जो मिटी है उसने बोला कि रूल्स आर एप्लीकेबल टू एनी एंटिटी व्हाटसोएवर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया और नॉट। अगर आप मतलब कोई वीपीएन जो कि इंडिया का, अगर आपको आप सर्विस दे रहे हो तो आपको ये चीज़ यहाँ पे करनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है रिगार्डिंग दी हिमाचल टू बाय बैक सिंगल यूज़ प्लास्टिक। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी स्कीम चलाई गई है कि जितना भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, अगर कोई भी उसका एक बैग लेकर आएगा बच्चा स्कूल का, तो उसको 75 रुपीज़ पर केजी बैग का मिलेगा। तो इसमें एक अवेयरनेस कैंपेन है कि किस तरह से हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं यूज़ करनी चाहिए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती क्या है? अगर हम एक प्लास्टिक को एक ही बार सिर्फ यूज़ करें और उसके बाद में गिरा दें, मतलब यूज़ की जाए उसके बाद में गिराना पड़े, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में कुछ और चीज़ें, तो व्हाट इज सिंगल यूज़ प्लास्टिक? इट रेफर्स टू प्लास्टिक आइटम दैट आर यूज्ड वंस एंड डिस्कार्डेड। हाईएस्ट शेयर ऑफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज्ड। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो हाईएस्ट है शेयर ऑफ द प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज्ड, जैसे शैम्पू हो गया, डिटर्जेंट हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, ये वाली चीज़ें। और अगर हम बात करते हैं थर्ड ऑफ ऑल प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड, ये अकाउंट करती है। ग्लोबली अगर हम इसकी बात करते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ प्लास्टिक है वो डिस्कार्डेड, ठीक है। और जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो अकाउंट करती है मेजॉरिटी ऑफ द प्लास्टिक डिस्कार्डेड 130 मिलियन मेट्रिक टन्स ग्लोबली इन 2019, जो कि बरी की जाती है या बर्न की जाती है लैंडफिल्स में, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो इंक्रीज़ होते हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अगेन वही सेम G7 के बारे में, कि वो बोलते कि हम $600 बिलियन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लेकर आएंगे टू राइवल दी चाइना। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ न्यूज़ थी आज के न्यूज़पेपर में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हमारा जो चैनल आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।